हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, 9 जून का आपका एग्ज़ाम हो गया है। तो इस क्लास में हम 9 जून को जो पहली शिफ्ट हुई थी उसमें जी के जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लेंगे क्या क्या पूछे गए हैं। तो जो भी बच्चे जो है आने वाले दिनों में एग्ज़ाम देंगे, जिनका आगामी दिनों में एग्ज़ाम है, उन सब के लिए क्लास मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी भाई। ठीक है, हम क्वेश्चंस तो देखेंगे ही, उनका एनालिसिस तो करेंगे ही, लेकिन जो एग्जामिनर का माइंड सेट है उसे भी देखेंगे कि आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है आने वाली शिफ्टों में। ठीक है, तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और इसे कंप्लीट देखिए। इसके अलावा मैंने 6 जून का 5 जून का जो है वो भी करा रखे हैं, तो आप सभी क्लासेस को देख लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए, अगर नहीं किया है तो, क्योंकि नहीं तो आप रह जाएंगे क्लासेस से वंचित। ठीक है, और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ये, जो भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के, क्योंकि देखिए भाई, आपके पास भी टाइम कम है और जिनके पास टाइम कम है वो 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है भाई, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। विच कंट्री इज़ लोकेटेड, और देखिए जो रहेगा ना कंटेंट, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हिंदी में भी रहेगा इंग्लिश में भी रहेगा, बिल्कुल सारी चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है सर, इंग्लिश में दो हिंदी में दो, बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल आप दोनों को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया है। ठीक है, और काफ़ी मेहनत लगती है भाई इसे बनाने में। ठीक है, तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। ये आपके लिए मेहनत हो रही है, आप इसका फ़ायदा उठाइए ज़रूर। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो विच कंट्री इज़ लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट है उसके ईस्ट में कौन सी कंट्री है। तो ये भाई म्यांमार था ऑप्शन में, तो म्यांमार ही इसका आंसर होगा। बाकी आपसे पूछ सकता है और भी म्यांमार से रिलेटेड, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड, अरुणाचल प्रदेश थीम हो गई है। तो इसके जो वेस्ट में पड़ता है वो भूटान पड़ता है, अरुणाचल से जो वेस्ट में जिसकी सीमा लगती है तो वो भूटान की लगती है। चाइना की लगती है जो नॉर्थ में लगती है, म्यांमार की ईस्ट में। ये तीनों चीज़ें याद रख लें। बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, उनके बारे में थोड़ा आप देख लें, उनकी लोकेशन क्या है। बांग्लादेश से कौन सी कंट्री लग रही है, बांग्लादेश से कौन सा स्टेट लग रहा है, सॉरी, इंडिया का कौन सा स्टेट जो है बांग्लादेश से टच करता है, बांग्लादेश से। ठीक है, त्रिपुरा वगैरह। और एक आप इधर ध्यान रख लें, उत्तराखंड, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे। तो ये चीज़ें आपको एग्जामिनर का माइंड सेट पकड़ना है और हम वही चीज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए, हम सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसा जो है एग्जामिनर सेट कर सकता है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये हमारा जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग रहेगी हमारे यहाँ पे, ब्रेन स्टॉर्मिंग। और आपको वही एरिया पढ़ के जाना है, आपके मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे इस क्लास को देखने के बाद, और जो मैं सीरीज चला रखी है इसको देखने के बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है जो पूछा गया था। द डिस्टेंस बिटवीन पेज मार्जिन एंड द टेक्स्ट बाउंड्री इज कॉल्ड, जो पृष्ठ हाशिए और पाठ सीमाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन पेज मार्जिन्स और टेक्स्ट बाउंड्रीज के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, इंडेंट बोलते हैं उसे। और इंडेंटेशन क्या होती है, ये एक प्रोसेस है। द इंडेंटेशन कैन बी यूज टू चेंज द स्पेसिंग ऑफ पैराग्राफ इन रिलेशन टू द पेज मार्जिन्स। तो पेज मार्जिन्स के रिगार्डिंग जो स्पेसिंग होती है पैराग्राफ में, उसमें चेंज करना। तो पाठ और जो है पृष्ठ हाशिए के बीच रिक्ति को इंडेंट कहा जाता है, इंडेंट बोलते हैं, ऑप्शन में इंडेंट ही होगा। और इंडेंटेशन का उपयोग पृष्ठ मार्जिन के संबंध में पैराग्राफ की रिक्ति को बदलने के लिए किया जा सकता है। यह स्थान धनात्मक पार्ट और हाशिया के बीच की दूरी को बढ़ाता है। पॉजिटिव कब होता है, स्पेस कैन बी पॉजिटिव, इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड मार्जिन्स। और ऋणात्मक कब होता है, नेगेटिव कब होता है, डिक्रीजिंग द डिस्टेंस। तो इतना आपको पता होना चाहिए, रिपीट हो सकता है, कंप्यूटर के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं भाई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख लें अपने हिसाब से, इससे बाहर नहीं पूछेगा अगर इसका पूछा तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है भाई। तो विच अफ्रीकन कंट्री टू बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एलिमिनेट रिवर ब्लाइंडनेस ऑनकोसरेसिस, रेसियासिस, जो भी प्रोनाउंसिएशन है भाई बोल लें, डब्ल्यू एच ओ के द्वारा। तो कौन सा अफ्रीकी देश है डब्ल्यू एच ओ द्वारा नदी अंधापन, जिसे ऑनकोसरेसियसिस को ख़त्म करने वाला पहला देश बन गया है। तो कौन सी अफ्रीकन कंट्री है जो पहला देश बना है ये जो डिजीज़ है इसे ख़त्म करने वाला। तो ये बना है भाई आपका, कौन सी कंट्री है, तो ये देख लेते हैं, नाइजीरिया। तो नाइजीरिया बना है, डब्ल्यू एच ओ के द्वारा इसको कहा गया है। तो फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू एलिमिनेट दिस एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम वाज नाइजर था। ठीक है,
तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगर इसके अलावा इंडिया के बारे में भी पूछ सकता है कि इंडिया ने जो है कौन सी जो डिजीज़ है उन्हें ख़त्म कर दिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एलिमिनेशन, इस डिजीज़ का एलिमिनेशन इंडिया ने कर दिया है। तो ये क्वेश्चन आपसे आगामी दिनों में पूछ सकता है, आगामी शिफ्टों में। बाकी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है एग्जामिनर का। ठीक है, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को अच्छे से पढ़ ले अगर उसमें कुछ हुआ है तो। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आफ्टर हाउ मैनी डेज स्टेड इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन स्पेस सुनीता विलियम रिटर्न टू अर्थ। तो अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतरिक्ष स्टेशन में कितने दिनों तक रहने के बाद सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर लौटी। तो 286 जो दिनों तक है वो स्पेस स्टेशन में रही थी। तो ये 9 मंथ का प्लान हो गया इनका। ठीक है, ड्यू टू एक्सटेंडेड मिशन, इनिशियली प्लान फॉर जस्ट 8 डेज का मिशन था। बाद में ये बढ़ के कोई खराबी आ गई थी भाई, स्पेस क्राफ्ट में इशू आ गया था जिसकी वजह से जो है इन्हें 9 मंथ के लिए रुकना पड़ गया, 286 दिन के लिए। बाकी ये जो था ये 8 दिन का प्लान था इनका इनिशियली। ठीक है, इस मिशन का जो है प्लान था वो 8 दिन का था। ठीक है डियर लर्नर्स, देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत इसमें लैंग्वेज में चेंज हो सकता है, तो आप जो है क्वेश्चन का ना कॉन्टेक्स्ट समझिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें आगे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मेन कॉन्टेक्स्ट है हमारा, मेन ये नहीं है कि डिक्टो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सुनीता विलियम्स, यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो आपको बस पता होना चाहिए कि अभी रिसेंट में करंट का क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को तोड़ेंगे, देखेंगे और अपना एग्ज़ाम में स्कोर इम्प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है जो पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नॉट अमेंडेड द डीपीएसपीज। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है संविधान संशोधन ने डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में संशोधन नहीं किया है। तो वहाँ पे था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये भी ऑप्शन में था। तो इसमें किया है, 4 आर्टिकल्स जो है ऐड किए गए थे डीपीएसपी में। 4 आर्टिकल्स, 4 आर्टिकल्स ऐड किए गए थे। अगर आपको नहीं पता तो वो एक बार देख लें कौन से आर्टिकल है, गूगल कर लें। अगर नहीं पता नोट्स में है तो ज़रूर देख लें उन्हें, क्योंकि वो पूछ सकता है। 4 आर्टिकल्स ऐड करे गए थे। इसके अलावा और कौन सा अमेंडमेंट था, और भी था इसमें, तीन तीन ऑप्शन थे। और 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, इसमें भी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड था। और इसमें भी ऐड किया गया था डीपीएसपी में कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये वाला नहीं है, बाकी तीन जो ऑप्शन थे उनमें जो है कुछ ना कुछ डीपीएसपी में ऐड किया गया था। तो 48th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसमें डीपीएसपी में कुछ भी ऐड नहीं किया गया था। बाकी डीपीएसपी के बारे में आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये किस पार्ट में है। तो पार्ट 4 में है, कितने से कितने आर्टिकल के बीच में है, आर्टिकल्स पूछ लेगा डीपीएसपी के। तो 36 से लेके और 51 तक है। ठीक है भाई, इतना आपको याद होना चाहिए और इसका आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए। कोई ट्रिक व्रिक देख लो यूट्यूब पे या फिर कहीं भी जहाँ आपको मिले, आपके टीचर्स ने लिखवाई होगी कोचिंग सेंटर में, जहाँ भी आपने पढ़ा है, जहाँ भी नोट्स बनाए, उन्हें एक बार रिवाइज कर लें। डीपीएसपी से क्वेश्चन आ रहा है, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आ रहा है, रिट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। रिट आपको पांचों पता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कौन सी रिट इशू करता है ये भी आपको पता चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर, हाई कोर्ट 226 के अंडर। तो इतना आपको पता होना चाहिए। और 5 रिट कौन कौन सी हैं ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, ईबीएस कॉर्पस और सर्टियोररी, मैंडमस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन और क्यो वारंटो। तो इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। ठीक है, 5 रीट हैं जो। तो ये चीज़ें आपको पता होंगी तो आपके जो है इम्प्रूव होगा स्कोर एग्जाम में, जरूर डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है जो पूछा गया है। व्हाट इज़ द लेज़र फ्रीक्वेंसी इन डीवीडी प्लेयर। और ये हो सकता था कि ये भी हो सकता है क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ द लेजर यूज्ड इन डीवीडी प्लेयर्स, यही है मोस्टली क्वेश्चन, तो यही है भाई जो बनता है। ठीक है, तो डीवीडी प्लेयर में लेजर आवृत्ति क्या है, या डीवीडी प्लेयर में उपयोग किए जाने वाले लेजर की तरंग दैर्ध्य है, ये क्या है। तो डीवीडी प्लेयर टाइपिकली यूज रेड लेजर, ये भी याद रखना है आपको। विद अ वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ है, 650 नैनोमीटर। दिस wavelength correspond to a frequency of approximately 4.61 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। शॉर्टर वेवलेंथ लाइक लाइक द रेड लेजर यूज्ड इन डीवीडीज हैज़ अ हाई हायर फ्रीक्वेंसी। तो इतना ध्यान रखना है। हिंदी वाले आप पढ़ लें एक बार, आपके लिए सारी चीज़ मैंने अवेलेबल कर दी है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। देखिए
ये आपको एफर्ट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आने वाली क्लासेस के लिए। यही आपका सपोर्ट है, इससे मोटिवेशन मिलता है मुझे। और ठीक है, मैं खुद ही बनाता हूँ ये सारी स्लाइड्स वगैरह, ठीक है, तो मेरे पास कोई ऐसी टीम भी नहीं है अभी के लिए। तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। कैसी लग रही हैं क्लासेस ये आप ज़रूर बताएं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है भाई इस सब चीज़ में। बाकी देखिए आपका फ़ायदा रहेगा इसमें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आने वाले दिनों में जिसका एग्ज़ाम है या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे एसएससी वगैरह का, तो वो भी मैंने पीवाईक्यूज़ करा रखे हैं, वो भी देख लें। सिलेक्टेड पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगी जीएस के एग्ज़ाम में, ठीक है। जीएस का जो स्कोर है वो आपका इंप्रूव होगा काफ़ी। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अबाउट द फोक डांस ऑफ पंजाब, भांगड़ा एंड गिद्दा, इसके बारे में देखिए ये आया था, भांगड़ा और गिद्दा के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा गया था, बट एग्जैक्टली नहीं पता क्या क्वेश्चन पूछा था। तो पंजाब भांगड़ा एंड गिद्दा के लोक नृत्य के बारे में बताना है। भांगड़ा और गिद्दा, देखिए भांगड़ा जो करते हैं वो मेल परफॉर्म करते हैं और इनके काउंटर पार्ट फीमेल होते हैं जो गिद्दा परफॉर्म करते हैं, बस इतना पता होना चाहिए। जो गिद्दा होता है वो वुमेन्स के द्वारा होता है और जो भांगड़ा होता है वो मेल्स के द्वारा होता है, ठीक है। बोथ डांस आर रूटेड इन दी रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ पंजाब, आर परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशंस, तो फेस्टिवल्स के दौरान होता है ये वाला जो डांस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टॉप इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, तो इससे पहले इसमें ये पूछा गया था इसी शिफ्ट में कि जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें, ये थीम है इसकी, ठीक है। तो डेनमार्क ने टॉप किया है भाई, सेकंड पे नीदरलैंड है, थर्ड पे नॉर्वे। देखिए डेनमार्क वेनमार्क जो कंट्री है ना, स्कैंडिनेवियन कंट्री, वही टॉप करती है मोस्टली ऐसे जो इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है। इंडिया की रैंक है 10th, ये भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था भाई। थर्ड एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर XAW 2024 बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर कहाँ पे हुई है। तो ये आपको बताना है। ये अग्नि वॉरियर XAW 24 बिटवीन इंडियन आर्मी और सिंगापुर आर्मी जो है आर्म्ड फोर्सेस, कहाँ पे हुई है। ये 30 नवंबर 2024 को कंक्लूड हुई है। फील्ड फायरिंग रेंज इन देवलाली महाराष्ट्र में हुई है, बस इतना आपको याद रखना है। डेट याद नहीं रखनी है कब से कब तक हुई थी। नवंबर में हुई थी 2024 में। और किस किस के, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अग्नि वॉरियर जॉ 2024 किस किस के बीच में होती है, तो इंडिया और सिंगापुर, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन हैपेंड, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध प्रथम आदिवासी विद्रोह हुआ। तो पहला जो ट्राइबल रिवोल्ट है ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट कब हुआ था, तो पहला हुआ था भाई 1784 में, और तिलक मांझी ने किया था, ठीक है। ट्राइबल लीडर्स थे फ्रॉम प्रजेंट डे बिहार एंड झारखंड में थे, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। इन्होंने क्या किया था, मोबिलाइज किया था आदिवासीज को इनटू एन आर्म फोर्सेस टू रेजिस्ट ब्रिटिश रिसोर्सेज ग्रैबिंग एंड एक्सप्लॉइटेशन। ब्रिटिशर्स जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, ग्रैब कर रहे थे रिसोर्सेज को, उनके अगेंस्ट मोबिलाइज किया था इन्होंने आदिवासीज को। तो इतना ध्यान रखना है। 1784 में पहला हुआ था, 1784 में, और किसने किया था, तिलक मांझी ने। तो ये हिंदी में दे रखा है, एक बार हिंदी वाले पढ़ लें भाई, बिल्कुल सेम है जो ऊपर लिखा हुआ है, बस कन्वर्जन है ये, ठीक है भाई। तो डेट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। फंड प्रोवाइडेड अंडर पोषण अभियान गिवन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो पोषण अभियान के तहत प्रदान की गई निधि निम्नलिखित में से किस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा दी गई है। तो WHO के द्वारा दी गई है भाई ये, जो फंड प्रोवाइड करता है, फंड और टेक्निकल असिस्टेंट, फंड एंड टेक्निकल टेक्निकल असिस्टेंट जो है WHO प्रोवाइड करता है। पोषण अभियान में क्या है भैया, आपको पता होना चाहिए। पोषण अभियान जैसे कि माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स है, एनीमिया की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वुमेंस में, चिल्ड्रंस में, ये सब पोषण अभियान का ही पार्ट है, ठीक है। PDS सिस्टम को बेहतर बनाना, तो PM पोषण जो स्कीम है उसके बारे में ही बात कर रहा है ये स्कीम। तो ये 2018 के आसपास जो है लॉन्च करी थी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसमें फंडिंग कौन करता है, WHO। देखो हेल्थ की बात आ रही है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही करेगा ना इसमें फंडिंग, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट कौन है ये पता होना चाहिए इसके। ये चीज़ें नॉर्मल है भाई, आपको पता होनी चाहिए और बेसिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेज सेलिब्रेटेड ऑन दी भगवान बिरसा मुंडाज 150th बर्थ एनिवर्सरी, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर मनाया गया। तो जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट किया गया, उनकी 150वीं जो बर्थ एनिवर्सरी थी। तो सेंटर डिक्लेयर्ड 15 नवंबर
बिरसा मुंडाज बर्थ एनिवर्सरी है जनजातीय गौरव दिवस। तो जो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है 2021 में, ठीक है, 2021 से ही मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती थी तब। प्राइम मिनिस्टर लॉन्च अ कॉमेमोरेटिव स्टैम्प एंड कॉइन टू मार्क दी 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ट्राइबल आइकन फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा इन बिहार, जुमाई डिस्ट्रिक्ट। तो इतना आपको पता होना चाहिए, हिंदी वाले देख लें, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मैंने हिंदी में ही एक्सप्लेन, बाइलिंगुअल है भाई, आपको किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ बिल्कुल जो आपको समझ आए एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो ये फटाफट देख के ख़त्म करिए 1.5 की स्पीड पे, अगर आपके पास टाइम कम है कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए जितना मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे, पीवाईक्यू देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। अब बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने का टाइम नहीं है भाई किसी के पास भी, ठीक है। आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पे इधर उधर से रिसोर्सेज सारे पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, वो नहीं पढ़ना है। पीवाईक्यू भगवान है भाई किसी भी एग्ज़ाम के लिए, पीवाईक्यू आपका रामबाण औंस दिया है, तो आपको पीवाईक्यू करके जाना है। और पीवाईक्यू में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन है, मैंने सारे पीवाईक्यू करा रखे हैं एसएससी के, वहाँ से भी मुझे रिपीट मिल रहे हैं क्वेश्चन, पर करंट अफेयर्स चेंज होता है थोड़ा सा, करंट अफेयर्स भी आप भी फोकस करते रहें बस, हो जाएगा एग्जाम। जीएस में भी इम्प्रूव हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो व्हाट वाज द टोटल फर्टिलिटी रेट इन 2019 ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये रिपोर्ट 2019। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जो है टोटल फर्टिलिटी रेट 2019 में कितना है, तो जो है ये है भाई अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 कंडक्टेड बिटवीन 2019 से 21 के बीच में कंडक्ट किया गया, और इसमें कितना था 2.0 टोटल फर्टिलिटी रेट है, ठीक है। तो दिस इंडिकेट दैट ऑन द एवरेज ईच वुमेन, तो फंड जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है ये क्या होता है, इंडिकेट्स दैट ऑन द एवरेज ईच वुमेन इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव 2.0 चिल्ड्रन ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। तो अपने लाइफ टाइम में कितने चिल्ड्रंस को बर्थ दे सकती है एक मदर वुमेन, ठीक है, 2.0। तो टोटल फर्टिलिटी रेट होता क्या है, तो टोटल फर्टिलिटी रेट है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमेन इज एक्सपेक्टेड टू हैव ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। तो जो है कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट एक महिला के अपने जीवन काल में होने वाले बच्चों की औसत संख्या है, तो इसको ही टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार कितना है भाई 2.0, जो कि आया था 2019 से 21 के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हेन अ न्यू टेरिटरी जॉइंस और एडेड टू अ कंट्री हु केयर्स अबाउट इट्स सिटीजनशिप। तो जब कोई जो है नया क्षेत्र या टेरिटरी किसी कंट्री में ऐड होती है तो कौन करेगा उसे, तो इंडिया में ऐड होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर रिलेवेंट अथॉरिटी होगी जो, तो वो ही जो है उनकी सिटीजनशिप को देंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी क्या है। तो व्हाट वाज द थीम ऑफ एक्सपो 2025 हेल्ड इन ओसाका जापान। तो ओसाका जापान में जो एक्सपो 2025 हुआ है उसकी थीम क्या थी, तो उसकी थीम थी भाई डिज़ाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइव्स, तो यह ध्यान रखनी है। और थीम इज़ एक्सप्लोर्ड थ्रो 3 सब थीम्स, सेविंग लाइव्स, एम्पावरिंग लाइव्स एंड कनेक्टिंग लाइव्स। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई, तो ये इसकी थीम थी। तो ये रिपीट भी हो सकता है, या फिर रिसेंटली अगर कोई एक्सपो हुआ है इंडिया में तो उसका भी जो है थीम्स आपको याद रखनी है। बैकग्राउंड में आपको चिड़िया की आवाज़ आ रही होगी तो भाई उसे थोड़ा सा बियर करें क्योंकि नेचर है भाई, ठीक है। तो यहीं पे बैठिए ऊपर ही, तो रूम के ऊपर। तो ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। ओसाका जापान एक्सपो 2025 जो है ये थीम है डिज़ाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइफ्स, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, यहाँ यहाँ यहाया सरहिंदीज बुक तारीख मुबारक शाही। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो एग्जैक्टली नहीं पता बट सैयद डायनेस्टी के ऊपर है। यहाया बिन अहमद सरहिंदी जो है 15th सेंचुरी इंडियन मुस्लिम हिस्टोरियन है। तारीख मुबारक शाही इनकी बुक है, पर्शियन लैंग्वेज में है, क्रॉनिकल्स ऑफ दहली सल्तनत। तो इन्होंने किसके टाइम में थे, मुबारक शाह के टाइम में, और इन्फॉर्मेशन मिलती है सैयद डायनेस्टी की, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं पता, बुक यही थी जो है इनकी, यहाया सर हिंदी के बारे में था क्वेश्चन। ठीक है डियर लर्नर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है पूछा था, जारवा ट्राइब्स ऑफ अंडमान कॉल्ड देयर होम बाय विच नेम। तो जो जारवा ट्राइब है अंडमान की, वो अपने घर को किस नाम से बुलाती है, तो चड्डा नाम से बुलाती है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। They live in small groups, 40 to 50 peoples within these structures. The Jarwa are one of the oldest surviving tribes and have a history of living in the area for potentially
टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो इतना आपको ध्यान रखना है। जारवा ट्राइब्स कहाँ मिलती है? अंडमान में। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है ट्राइबल से कि ट्राइब्स किस स्टेट में मिलती हैं, कहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, तो ये अपने घर को बुलाते हैं चड्डा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या पूछा है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक सेलिब्रेटेड इट्स 90th 90वीं एनिवर्सरी। निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में अपनी 90वीं वर्षगांठ मनाई है? तो आरबीआई ने मनाई है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स 90th एनिवर्सरी ऑन 1 अप्रैल। तो अपना ऑपरेशन कब स्टार्ट किया था आरबीआई ने? तो 1 अप्रैल 1935 को स्टार्ट किया था। तो अभी 2024 में 1 अप्रैल 2024 में इन्होंने अपनी 90वीं वर्षगांठ मनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो आरबीआई तो पूछा गया है, एसबीआई का भी याद रख लें भाई। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स जो चुआर रिवोल्ट रिबेलियन जो होता है, चुआर रिबेलियन टुक प्लेस। तो कब हुआ चुआर रिबेलियन? तो ये भाई जो चुआर रिबेलियन है कहाँ पे हुआ? साउथ वेस्ट रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में हुआ था, साउथ वेस्ट रीजन में, बांकुरा मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में। तो कब हुआ था ये? 1798 और 99 में। यही था ऑप्शन में, 1798 99, तो तभी हुआ था ये। ठीक है। और रिस्पॉन्स टू द ब्रिटिश इंडिया कंपनीज एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज के अगेंस्ट था ये चुआर विद्रोह। कब हुआ था? 1798 99 में, बांकुरा मिदनापुर वेस्ट बंगाल। इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी आइलैंड ग्रुप्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड में कितने आइलैंड हैं? तो ये 572 आइलैंड है, 38 जिनमें से इनहेबिटेड है। ठीक है, 38 ही बसे हुए हैं। और क्या है, अंडमान निकोबार को जो है दो ग्रुप्स हैं इसके, अंडमान अलग है निकोबार अलग है। और इसे सेपरेट कौन करता है? 10 डिग्री चैनल करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है और आगे भी पूछ सकते हैं आपसे। अंडमान निकोबार थीम हो गई है अब। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। विच लैंग्वेज इज एडिड टू द 8th शेड्यूल इन 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो सी ए की फुल फॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो 71वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तो 8वीं सूची में कितनी कौन सी भाषाएं ऐड करी गई थी? तो इसमें जो ऐड करी गई थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। आप 21वें में जो ऐड करी गई थी सिंधी करी गई थी। और 71वां हुआ था और एक हुआ था 92वां, 92nd जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और इसे बोडो मास से याद रख सकते हैं, बोडो मास। ठीक है, यहाँ पे जो है बोडो मास से इसे याद रख लें। 4 लैंग्वेज ऐड करी गई थी, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बी से याद नहीं आ रही क्या थी। भैया अभी के लिए याद नहीं आ रही, बाकी आप देख लें। यहाँ पे मैथिली, संथाली और डोंगरी, और यहाँ पे बी से याद नहीं आ रही मुझे क्या थी। ठीक है, तो एक बार आप देख लें गूगल करके। बाकी 21वां आपको पूछ सकता है, 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कौन सी लैंग्वेज ऐड करी गई थी? तो सिंधी। 71 में 3 ऐड करी गई थी, कोंकण, मणिपुरी, नेपाली। और 92 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें 4 करी गई थी। ठीक है, बोर्ड मार्क्स से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है भाई। हाउ मैनी एटम्स इन 2 मोल ऑफ CO2। तो CO2 के जो कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो देर आर टोटल ऑफ 6.023 इंटू 10⁻24 एटम्स इन 2 मोल ऑफ CO2। तो इतना आपको ध्यान रखना है। CO2 इज अ molecule and each molecule contains 3 atoms consisting of 1 carbon atom and 2 oxygen atom. Therefore 2 moles of CO2 contains 1.2046 into 10⁻24 molecules and 3.609 इंटू 10⁻24 एटम्स। तो इतना आपको ध्यान रखना है। 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स इतना। ठीक है, तो ये एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है डियर लर्नर्स, तो आपको याद रखना है, रिपीट हो सकता है, हिंदी में दे रखा है, आप पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोकल फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस। तो क्लासिकल डांस की नॉन वोकल फॉर्म्स कौन सी हैं? कौन से हैं भाई इसमें से? तो देखिए, भरतनाट्यम, कथक और उड़ीसियन कथकली। तो भरतनाट्यम ऑप्शन में था, ये नॉन वोकल फॉर्म है क्लासिकल डांस की। ठीक है, नॉन वोकल फॉर्म क्या होती है? एक्सप्रेसिंग स्टोरीज एंड इमोशंस थ्रू फिजिकल मूवमेंट, गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन विदाउट सिंगिंग और वोकलाइजेशन। बिना बोले जो है स्टोरीज के थ्रू, इमोशंस के थ्रू, फिजिकल मूवमेंट, गेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू समझाया जाता है इसमें। ठीक है, डांस किया जाता है। तो ये हिंदी में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख लें। बाकी भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी और कथकली में होता है। भरतनाट्यम ऑप्शन में था, यही इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत अंडर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में जो ग्राम पंचायतों का मुख्य कार्य है, प्राथमिक कार्य, वो क्या है? तो इसमें क्या है भाई, ओवरसीइंग द लोकल गवर्नमेंट, मैनेजिंग पब्लिक फैसिलिटीज़, प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर विद इन द विलेज। द टास्क लाइक मैनेजिंग विलेज रोड, सैनिटेशन, हेल्थ सर्विसेज एंड एजुकेशन एंड उसके अलावा जो भी है यही गाँव में। ठीक है, तो ग्रास रूट लेवल पर लेवल ग्रास रूट लेवल पर जो है सेल्फ गवर्नमेंट गवर्नेंस। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है पीआरआई के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 73rd, ये पूछा हुआ है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। और ठीक है, 11th जो है स्केड्यूल ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। कितने सब्जेक्ट थे ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, नहीं पता तो गूगल करिए देखिए। पीआरआई पे क्वेश्चन आ रहा है और म्यूनसिपैलिटीज़ पे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टिफिशियली क्रिएटेड एलिमेंट्स, तो कृत्रिम रूप से निर्मित तत्वों की विशेषताएं क्या हैं? तो आर्टिफिशियली क्रिएटेड एलिमेंट्स आल्सो नोन एज सिंथेटिक और ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट आर दोज नॉट फाउंड नेचुरली एंड आर प्रोड्यूस्ड इन लेबोरेटरीज में मिलते हैं, ये नेचुरली नहीं फाउंड होते हैं, जनरली रेडियो एक्टिव होते हैं, शॉर्ट लाइफ होते हैं। इतना पूछा गया है इनमें से ही, तो इनमें से जो भी हो आपके ऑप्शन में वो देख लेना। बाकी आने वाली जो है शिफ्टों के लिए काम का ही है, हिंदी में दे रखा है, आप पढ़ लें एक बार। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच शॉर्टकट की यूज फॉर कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? कंट्रोल सी कॉपी के लिए, फिर कंट्रोल वी उसे पेस्ट करने के लिए। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको सबको ही आना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है, विच टैब इज़ यूज टू सेट मार्जिन्स बिटवीन द पेज इन एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड में पृष्ठों की के बीच मार्जिन सेट करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो पेज लेआउट टैब जो होती है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वाई वी अरेंज द डेटा। तो डेटा को हम अरेंज क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए भाई, ये इजियर होता है अंडरस्टैंड करने में, एनालाइज करने में और विजुअलाइज करने में। तो यही इसका ऑप्शन में था, तो यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, व्हेन यू प्रेस टैब प्लस अल्ट इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो देन व्हाट हैपन। तो ये पिछली शिफ्टों में भी पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो इसमें इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो प्रेसिंग अल्ट प्लस टैब और होल्डिंग अल्ट और रिपीटेडली प्रेसिंग टैब अलाउ यू टू क्विकली स्विच, यही था इसका जो है। तो क्विकली स्विच बिटवीन द ओपन एप्लीकेशन एंड देयर विंडोज़। तो ये रिपीट है क्वेश्चन, पहले पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, तो भोलेनाथ तिवारी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिबेलियन वाज अ फ्रीडम फाइटर। तो भोलेनाथ तिवारी ने जो है किस विद्रोह से जुड़े हुए हैं, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी है। तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, म्यूटिनी रिवोल्ट, उससे जुड़े हुए हैं भोलेनाथ तिवारी। ये बहुत ही अलग क्वेश्चन है, इसके बारे में जनरली हम नहीं पढ़ते हैं, पर ठीक है अगर रिपीट हो जाए तो ये हम देख लेते हैं। तो 1857 थीम है, क्वेश्चन पूछे गए हैं 1857 की क्रांति के, तो उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पढ़ लें ज़रूर से। ठीक है डियर लर्नर्स, जम्मू कश्मीर के बारे में क्वेश्चन आया था इलेक्शन के बारे में। तो देखिए पता नहीं एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था, बट जम्मू कश्मीर मैंने कहा था ना, अभी देखो झारखंड में इलेक्शन हुए हैं, उसका दिल्ली में हुए थे, उसके बारे में पूछ लिया। जम्मू कश्मीर के भी पूछ सकता है, तो 2024 वाले इंपॉर्टेंट है आपके लिए करंट अफेयर्स। 90 सीट पे इलेक्शन हुए थे, जिसमें से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीट जीती थी और बीजेपी ने 29। बाकी यहाँ पे आपको सारा दे रखा है, जो सीएम है उमर अब्दुल्ला सीएम है, तो किसके हैं वो? नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के हैं। ठीक है भाई, इतना आपको पता होना चाहिए। तो डियर लर्नर्स, यहाँ पे हमारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं जो पूछे गए थे। बाकी आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आने वाली क्लासेस के लिए। और आपको क्लासेस कैसी लगी अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और अपना सपोर्ट ज़रूर बनाएं भाई। देखिए आप जितना ठीक है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उससे क्या है हमें मोटिवेशन आता है और उससे मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो इससे आपका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, आपको आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आप खुद ही देख लेना, आपके मार्क्स जो है काफ़ी इंप्रूव होंगे। तो सब्सक्राइब करें चैनल को आने वाली क्लासेस के लिए, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में जिनका एग्ज़ाम है भाई। ये ना सोचे कि उसके मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे, बल्कि उन्हें बताएं कि हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें, जितना आप दूसरों का फ़ायदा करेंगे उतना आपका भगवान आपका जो है हेल्प करते हैं। ठीक है, आपको आपके ड्रीम्स अचीव करने में। तो चलिए भाई, यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब जो है इसके बाद जो भी शिफ्ट का आएगा मैं उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए भाई, ध्यान रखिए अपना, गुड बाय, जय हिंद।